हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। ये वीडियो कोई लेक्चर वीडियो नहीं है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे आपसे कुछ बात करना है, बस इसी वजह से। जो कुछ दिन पहले जो री एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था नीट के लिए 23 ऑफ जून को कुछ स्टूडेंट के लिए जो री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। बेसिकली मैं उस क्वेश्चन पेपर को देखा नहीं था, तो मुझे लगा कि एक बार उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहिए बैठ के। तो मैं उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहा था, तो 2 क्वेश्चंस, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिले, लेकिन 2 क्वेश्चंस मुझे ऐसे मिले जो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी है, राइट? इसी वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि मैं उस 2 क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर सकूँ, राइट? उसके पीछे एक लॉजिक है, एक रीज़न है, जो जैसे-जैसे आप वीडियो देखेंगे आपको पता चलता जाएगा, ठीक है? तो आई होप कि आपने जो री एग्ज़ाम हुआ था कुछ दिन पहले उसका क्वेश्चन पेपर को देखा होगा अच्छे से। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा उस क्वेश्चन पेपर को एक बार जाके उसको देखिए, तो अच्छा रहेगा। मैं जो 2 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ उसमें से जो सबसे पहला क्वेश्चन है, वो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूड अंडर इन सिटू कंजर्वेशन, राइट? ये हमें पता है कि इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन, ये सारी की सारी चीजें जो आती है किसके अंदर आती है? ये आती है सारी की सारी चीजें जो है वो आता है आपके बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाले चैप्टर के अंदर, राइट? लेकिन याद करो जब हम लोग लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को पढ़ रहे थे तो उस टाइम एक पोर्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट वाज टैक्सोनॉमिक एड, जिसके अंदर आपको की पढ़ाया गया था बॉटनिक गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, म्यूजियम, हर्बेरियम, फ्लोरा, फौना, मोनोग्राफ, कैटलॉग, ये सारी चीजें को आपको पढ़ाया गया था, राइट? उस टाइम मैंने क्या कहा था? उस टाइम मैंने बार बार ये चीज कहा था कि भले ही ये चैप्टर, मतलब एक्चुअली अगर आप देखेंगे नीट का सिलेबस, तो नीट के सिलेबस में आपका टैक्सोनॉमिक एड पोर्शन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसको पढ़ाया था। क्यों पढ़ाया था? क्योंकि उस टाइम मैंने आपसे बार बार कहा था कि भले ही ये सारी जो चीजें हैं ये लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में दिया गया है, लेकिन एक्चुअली ये सारी चीजें लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर का पार्ट नहीं है। मैंने उस टाइम बार बार आपसे कहा था ये जो सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, बॉटनिक गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, म्यूजियम, कैटलॉग, मोनोग्राफ, ये भले ही आपके लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में दिया गया है, लेकिन ये लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर का पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का। ये मैंने बार बार बोला था, राइट? और वहां हम लोगों ने एक और चीज भी डिटेल में डिस्कस किया था कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन में क्या डिफरेंस है उसको भी हमने वहां पे डिस्कस किया था। प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना तो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है अच्छे से, ना आपके 12th में जाके आपको मिलेगा अच्छे से, राइट? और अगर बहुत हायर एंड वाले आप बुक ढूंढेंगे भी तो भी आपको उतने अच्छे से चीजों को क्लियरली नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में टैक्सोनॉमिक एड को पढ़ाया था तो मैंने वहां पे प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन में क्या डिफरेंस होता है ये भी डिस्कस किया था। उसके साथ साथ जो टैक्सोनॉमिक एड्स वाले पोर्शन है उसको भी डिस्कस किया था। मैंने उस टाइम ये भी बोला था, बार बार बोला था कि हो सकता है कि इसको यहां दिया गया है, लेकिन ये एक लिंक्ड टॉपिक है। किसका? ये लिंक्ड टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का। तो आप ये कभी नहीं बोल सकते कि सर ये तो हमारे सिलेबस में है नहीं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ये आप नहीं बोल सकते। इसी वजह से मैंने उस सेगमेंट को आपको पढ़ाया था। तो ये बोलने का मतलब क्यों, मतलब मैं ऐसा ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ या ये मैं इस क्वेश्चन को ही पर्टिकुलरली टारगेट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपको बहुत बार जब मेरे लेक्चर्स आप देखते होंगे तो आपको बहुत बार ऐसा लगता होगा शायद कि सर आप थोड़ा बहुत आउट ऑफ एनसीईआरटी टच कर रहे हैं, या नीट के सिलेबस में तो ये है नहीं फिर भी आप इसके डिस्कस कर रहे हैं। सर एनसीईआरटी में तो ये डायग्राम नहीं है, फिर क्यों इसकी जरूरत है? क्यों आप इस चीज को मतलब इतना बोर्ड वर्क करने की क्या जरूरत है? तो जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। बिकॉज मतलब एज ए स्टूडेंट आपको शायद वो चीजें नहीं दिखता होगा जो एज ए टीचर हमें दिखता है, राइट? बिकॉज एग्जैक्टली हमें पता होता है कि कौन सा चैप्टर किससे साथ लिंक्ड हो सकता है, राइट? तो इसी वजह से मैं कभी कभी थोड़ा बहुत चीजें आउट ऑफ एनसीईआरटी टच करने की, अगर मुझे ऐसा लगता है
कि वो आपको फायदा, मैं ऐसे मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी अगर मैं कोई डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, या आउट ऑफ एनसीईआरटी कोई चार्ट या कोई डायग्राम या कोई भी चीज अगर मैं आपको यहाँ पे बोर्ड वर्क में आपको करवा रहा हूं, तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि मैं यहाँ पे मेरा अपना नॉलेज दिखाना चाहता हूँ कि देखो मुझे कितना आता है, देखो मुझे सब कुछ आता है। ये मेरा मोटिव नहीं होता है। मेरा मोटिव यही होता है कि अगर आपको ये डायग्राम से कुछ चीजें समझने में आसान होता है तभी मैं वो डायग्राम ड्रॉ करता हूं। अगर मुझे लगता है कि हाँ ये जो मैं पॉइंट अभी डिस्कस कर रहा हूं ये आगे जाके किसी चैप्टर के साथ लिंक्ड हो सकता है या आपको फायदा मिल सकता है, तभी मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी जाके डायग्राम हो चाहे कुछ पॉइंट्स हो मैं वहां पे डिस्कस करता हूं। अदरवाइज मैं कभी भी आउट ऑफ एनसीईआरटी जाके कोई भी चीज डिस्कस नहीं करता हूं। अगर मेरे लेक्चर्स आप देखे होंगे तो मेरे लेक्चर्स जो 80 to 90% होते हैं वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है। अगर मुझे लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको अच्छा डायग्राम की जरूरत है तो मैं डायग्राम को ड्रॉ करता हूं। अगर मुझे लगता है कि कोई चीज बाद में जाके आपको समझने में आसानी हो सकती है तो मुझे अभी उसको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देना चाहिए तो मैं जरूर देता हूं, जैसे मैंने लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में किया था। टैक्सोनॉमिक 8 को मैंने इसलिए पढ़ाया था क्योंकि मुझे पता है कि वो आगे जाके बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाले चैप्टर के साथ लिंक्ड होगा। ओके, तो अगर मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूं, अगर आपको लगता है कि ये डायग्राम तो मुझे जरूरत नहीं है, ये पोर्शन तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो क्या फायदा इसका? तो इसका फायदा है एज अ स्टूडेंट आपको बहुत सारी चीजें नहीं दिखता है जो एज अ टीचर, कोई भी टीचर हो, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, इस दुनिया में कोई भी टीचर हो तो उसको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखता है या मतलब वो लोग देख पाते हैं जो एज ए स्टूडेंट शायद दिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि अगर मैं कोई चीज डिस्कस कर रहा हूं तो एक बार उसको सुन लीजिए। आपको उसको पढ़ना है ना पढ़ना है, आपको उसको मतलब क्या करना है वो आपका डिसीजन है, लेकिन मैं एज अ टीचर यही सजेस्ट कर सकता हूं आपको कि एक बार उसको देख लीजिए, राइट। और कुछ जो डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूं वो सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, राइट। जिस दिन आप एग्जाम हॉल में जिस दिन आप सॉल्व करोगे ना, उस दिन पता चलेगा कि डायग्राम का इंपॉर्टेंस क्या है। और मैं बार बार ये भी कहता हूं कि मेरे डायग्राम ड्रॉ करने से आपको फायदा नहीं मिलेगा, आपको भी मेरे साथ साथ डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो ये था एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन आया था मतलब नीट का जो री एग्जाम हुआ था उसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म। अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा नहीं होगा तो एक बार प्लीज जाके उसको डाउनलोड करके देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन मैंने जो अपना पहला डीपीपी जो मैंने डिस्कस किया था जिम्नोस्पर्म का, राइट। अगर आप मेरे फर्स्ट डीपीपी देखेंगे दैट वाज जिम्नोस्पर्म, उसको अगर आप देखेंगे तो उसका जो पहला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन यही था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म। और उसको मैंने बोर्ड वर्क में मतलब जब मैं डीपीपी को डिस्कस कर रहा था तो उसको मैंने इन डिटेल में जाके डिस्कस किया था, उन चारों एलिमेंट्स को डिस्कस किया था, कौन सा एलिमेंट कहां पाया जाता है उसको भी डिस्कस किया था, और कौन सा एलिमेंट जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता है और क्यों नहीं पाया जाता है उसको भी इन डिटेल में डिस्कस किया था। मेरा पहला जो डीपीपी है जिम्नोस्पर्म का, उसका जो पहला क्वेश्चन है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो अगर आपको अभी भी लगता है कि डीपीपी सॉल्व करके क्या फायदा, या डीपीपी सॉल्व करके इतने कम क्वेश्चंस करके क्या फायदा, या डीपीपी से कुछ फायदा होगा भी या नहीं, अगर आपके मन में अभी भी ऐसे डाउट्स है तो आई होप कि इस वाले सेगमेंट को देखने के बाद आपके ये डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। अगर मैं चाहता था अगर मैं चाहा तो पूरा का पूरा जो पेपर था, री एग्जाम जो हुआ था, उसको पूरा डिस्कस कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि छोड़ो उसको नहीं डिस्कस करते हैं, बिकॉज उनमें से मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे, खास करके मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में, एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में ऐसे बहुत क्वेश्चंस देखे हैं जो मैंने सिर्फ बोर्ड वर्क में नहीं,
मैंने अपने डीपीपी में भी उसको डिस्कस किया है, या एक बार, कम से कम एक बार उसको डीपीपी में टच जरूर किया होगा। तो अगर आपको अभी भी लगता है कि ये इस डीपीपी से क्या फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर आपको ये आपके मन में चल रहा है, तो आई होप कि एक बार उस क्वेश्चन पेपर को देखिए, एक बार मेरे सारे डीपीपी को देखिए। आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि एक चैप्टर से, मान लो अगर मुझे मार्केट में ऐसे बहुत सारे बुक है जिसमें एक चैप्टर से आपके थाउजेंड्स एमसीक्यू मिल जाएंगे, उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं प्लांट किंगडम या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या कोई भी चैप्टर की, 11th हो या 12th हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे ऐसे भी बुक्स पता है जिसको सिर्फ उस चैप्टर से, अगर आप क्वेश्चन लगाना चाहते हो तो सिर्फ उस चैप्टर के आपको 1000, 1500, 2000 एमसीक्यू मिल जाएंगे। लेकिन मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। 2000 एमसीक्यू को आप कितने बार सॉल्व कर पाओगे? एक बार सॉल्व कर पाओगे, राइट? दोबारा उसका रिवाइज नहीं कर पाओगे। मान लो अगर हर एक चैप्टर से आपको 2-2000 करके एमसीक्यू करने हैं, या 1000, मान लो 1000 करके करने हैं, तो उसके जो रिवीजन करने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। बहुत रेयरली ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं अगर कर भी लेंगे तो उससे भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उनको कोई फायदा मिलने वाला है। मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है। इससे अच्छा मैं हमेशा ये कहता हूं कि क्वालिटी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, लेकिन क्वालिटी वाले क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व कीजिए। इसी वजह से मैं कहता हूं कि मेरे डीपीपीज को आप पेंसिल से सॉल्व कीजिए, रख दीजिए, 2-3 महीने बाद फिर से उसको सॉल्व कीजिए और बार बार सॉल्व कीजिए डीपीपीज को। इसी वजह से मैं जानबूझ के बहुत कम क्वेश्चंस डालता हूं, लेकिन क्वालिटी वाले क्वेश्चंस मैं डालता हूं, राइट? तो इसी वजह से मैं कहूंगा, अभी भी कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि डीपीपी से क्या फायदा होगा, तो प्लीज एक बार जाके मेरे डीपीपीज को सॉल्व कीजिए। एक बार जाके री एग्जाम जो हुआ है उसका पेपर आप देखिए, तो आपको पता चल जाएगा। हालांकि जो जिम्नोस्पर्म के जो पहले वाले लेक्चर्स थे उनके डीपीपी मैंने अपलोड नहीं किए हैं। उसके पीछे उसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि क्यों मैंने अपलोड नहीं कर पाया। उसको मैं बाद में अगर हो सके तो बाद में उसको मर्ज करके अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। लेकिन जितना अभी भी हमने डिस्कस किया है डीपीपी को, एक बार जाके आप उसको देख सकते हैं, राइट? तो मैं अभी भी कहूँगा कि प्लीज़ डीपीपी को सॉल्व कीजिए, पेंसिल से सॉल्व कीजिए, उसको सॉल्व करके रख दीजिए, उसको 2-3 महीने बाद उसको फिर से सॉल्व करते रहिए, उसको रिवाइज करते रहिए, राइट? तो आपका क्या होगा कि आप क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसे बार बार रिवाइज कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में वो सारी चीजें बैठ जाएंगी। और मतलब ऐसे नहीं सॉल्व करना है कि देखा क्वेश्चन और टिक कर दिया, ऐसे नहीं सॉल्व करना है। उसको प्रॉपरली सॉल्व कीजिए कि क्यों है, क्यों ये ऑप्शन नहीं होगा, क्यों यही ऑप्शन होगा, बाकी 3 ऑप्शन क्यों नहीं होंगे। इसको भी वहां पे आप डिटेल में, जैसे मैं बोर्ड वर्क में सॉल्व करता हूँ, मेरे साथ साथ वैसे ही उसको सॉल्व कीजिए। और उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर 2-3 महीने के इंटरवल में उसको सॉल्व करते रहिए, राइट? तो यही 2 क्वेश्चन मुझे देखा जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन मुझे लगा कि ये 2 क्वेश्चन शायद इंपॉर्टेंट होंगे ये समझाने के लिए कि क्यों मैं कभी कभी एक्स्ट्रा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, एक्स्ट्रा चीजें आपको समझाने के लिए बताता हूँ या बोर्ड वर्क में लाता हूँ। और दूसरा, मेरा डीपीपी का इंपॉर्टेंस क्या है ये भी आपको समझाना था। तो आई थिंक मुझे लगा कि ये 2 क्वेश्चंस परफेक्ट होंगे ये समझाने के लिए, तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिले। आई होप कि जो मैं इस वीडियो के थ्रू कहने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ जाएं। एज अ टीचर, एज अ ब्रदर, मैं आपसे सिर्फ ये सजेशन ही दे सकता हूँ, बाकी इसको इम्प्लीमेंट करना कम्प्लीटली आपके ऊपर है। एंड आई होप आप अपने लिए जो डिसीजन है वो सही डिसीजन लेंगे, राइट? तो चलो, आज का जो सेगमेंट है, मतलब आज का जो वीडियो है वो यहाँ तक रखते हैं, फिर कल मिलेंगे बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।